नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। 1 महीने तक आयोजित होने वाला काशी तमिल संगमम, इसमें उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। काशी तमिल संगमम पर पूरा वाराणसी ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इसे लेकर उत्सुकता है, उत्साह है और प्रशासन की ओर से इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। तमिलनाडु और काशी देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों आदि सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ आने, अपने ज्ञान, संस्कृति और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने तथा एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है। और इसका व्यापक उद्देश्य है दोनों संस्कृतियों में जो संबंध हैं उन्हें और मजबूत करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साल 2014 में वाराणसी का सांसद बनने के बाद से शहर के विकास पर लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। उत्तर दक्षिण के भारत की संस्कृतियों को जिस तरह से मिलाप कर रहे हैं, उसी तरह से जो है समस्त विश्व के जो है विश्व बंधुत्व की भावनाओं को लेकर के समस्त भारतवर्ष को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का इनका मूल उद्देश्य रहा है कि हमारा जो है देश विश्व पटल पर अपनी अहम भूमिका हर क्षेत्रों में निभाए। पहले भी 2 बार हम काशी आए थे, इस बार काशी आने के बाद हम काशी पहचान नहीं पा रहा। इतना अच्छा हो गया, इतना नीट एंड क्लीन, आदमी लोग का भी अंदर में एक तो पूरा डिसिप्लिन एक्टिविटीज दिखाई दे रहा है। विकास तो आप तो देख ही रहे हैं सर, विकास बोलने की जरूरत है। हर गली, हर गांव, हर सड़क, हर योजना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उनके लिए। जय जयकार है। उनका जो काम है वो यूथ को बहुत इंस्पायर करता है। वो जिस तरीके से शांत रह के काम करते हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ कल्चरल के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आप देख रहे होंगे कि कितना बदलाव आया है बनारस में। और जो अभी जो बोल रहे हैं आप तमिल वाला जो करा रहे हैं तमिल संगम, तो बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय काम है उनका। नरेंद्र मोदी के काम की तो 2014 से लेकर अब तक मैं यहीं का रहने वाला हूं, तो मैंने बहुत बदलाव देखा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो उन्होंने सांस्कृतिक चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है, तो हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से तो एक अलग कभी रहे ही नहीं है, एक ही रहे हैं। बस एक गैप आया था जिसको नरेंद्र मोदी जी उस गैप को भर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कार्य है। तो एक अनूठा, अभूतपूर्व और अपने आप में अनोखा कदम है। और हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, अभूतपूर्व इसे कहा जा सकता है, अनूठा कहा जा सकता है और कई मायनों में अनोखा इसलिए भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री ने परिकल्पना दी, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए, उससे अगली कड़ी में उसे मजबूत करते हुए कितना अहम है, कितना उत्साह है, क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर हैं? देखिए रमा, जिस तरह से लगातार इस बात को किया जा रहा है कि काशी तमिल संगमम एक अभिनव प्रयोग है। यह प्रयोग ऐसा है कि जो हमारी पौराणिक आस्था थी, जो हमारा पौराणिक रूप से उत्तर से दक्षिण तक का जुड़ाव था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नवीन पीढ़ी जो आने वाली है उसको कितना इसके बारे में ज्ञान है। और इस ज्ञान को जो है ऊपर लाने के लिए, इसको रेखांकित करने के लिए जो मध्यम पड़ चुकी थी लाइन, उसको और मजबूत करने के लिए आज का यह आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकती हैं हमारे ठीक पीछे जो है केदार घाट है। यह केदार घाट जो है, कहा जाता है कि तमिलनाडु के एक राजा ने ही काशी के राजा से जो है जमीन लेकर के यहाँ पर बनवाया था। यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर सैकड़ों साल से जो है यह घाट स्थापित है। और काशी और कांची का जो अभूतपूर्व संबंध है, निश्चित रूप से वह उन संबंधों को एक नया आयाम देने का अभिनव प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। काशी पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद पहुँच करके कार्यक्रम स्थल पर इसका कार्यक्रम का जो है विधिवत जो है
उद्घाटन करेंगे। लेकिन 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ज्ञान, विज्ञान और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों को जिस तरह से छुआ जाएगा, जो हमारी एक संवाद की परंपरा थी, वो संवाद अगर कहीं रुका हुआ है तो उस संवाद को फिर से तेज करने के लिए लगातार यहाँ पर शोध होगा, विचार विनिमय होगा। और विचार विनिमय के साथ ही ज्ञान विनिमय का जो क्षेत्र था, काशी को ज्ञान की नगरी कहा जाता है। ज्ञान की नगरी जब कांची पहुँचती है तो कांची का जो है काशी में भी है, कांची में भी का है। काशी को जो है कमनीयता के लिए जाना जाता है। काशी और कांची मिलकर जब ज्ञान सुंदर होता है, कमनीय होता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का निर्माण सुंदर होता है, समाज का निर्माण सुंदर होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र भी एक होता है, धर्मपरायण होता है। वह धर्मपरायण होता है, समाज के लिए उत्तरदायी होता है, मानवता के लिए उत्तरदायी होता है, अपने राष्ट्र के लिए उत्तरदायी होता है। तो कहीं न कहीं नवाचार का ये जो क्षेत्र है, अगर आप देखें रमा, तो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में जो मुख्य भागीदार हैं उसमें बनारस का IIT यूनिवर्सिटी है, चेन्नई का IIT यूनिवर्सिटी है। वो युवा जो तमाम सारी तकनीकों से लैस हैं, जो अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, जो नई नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, वह उसका संदेश उत्तर से दक्षिण तक पहुँचे, दक्षिण से उत्तर तक पहुँचे। तो यह विनिमय अगर होता रहेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र की एकरूपता जो हमेशा से बनी रही है वो और सुदृढ़ होकर के निखर करके सामने आएगी और लोगों को जो है ज्ञान और विज्ञान के दोनों स्थानों पर जो शोध हो रहे हैं उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। जी रमा। बिल्कुल आशुतोष, जिस तरह से आपने बताया है कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नवाचार, ज्ञान, विज्ञान, तमाम अगर हम कहते हैं कि आयाम है, उनकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, काशी और कांची का ये मिलन, जब हम कहते हैं कि ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, नवाचार और इसके आगे विकास की एक बड़ी कल्पना, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए, एक दूसरे के बारे में जानते हुए और जो विविधता है उसके धागों से एकता का एक नया सूत्र बनाते हुए, किस तरह से आप इसे देखते हैं? कितना उत्साह वहां पर जो तमिल प्रतिनिधि पहुंचे हैं उनमें और जो काशी वासी हैं वो कितना दिल खोलकर उनका स्वागत करते हुए? अद्भुत क्षण है और विलक्षण आयाम है काशी और कांची का मिलन, क्योंकि सप्तपुरियों में जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है काशी और कांची का, वहां पर यह काशी तमिल संगमम का आयोजन होना। अगर दक्षिण भारत के इतिहास में देखें तो सबसे बड़ा जिक्र जो होता है वो संगम का होता है। 3 संगम हुए थे और जो कि सांस्कृतिक तौर से दक्षिण भारत के सांस्कृतिक वैभव को स्थापित करने वाले काल स्थापित हुए। जो पांड्य शासन रहा, जो पल्लव का शासन रहा, जो चोल का शासन रहा, बड़े बड़े शैव महाराजाओं का जो शासन रहा, उस दौर में पूरे दक्षिण भारत में काशी से गई हुई शैव परंपरा पूरे विलक्षण रूप में स्थापित हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी और तमिलनाडु का जो संबंध है, काशी और दक्षिण का जो संबंध है, यहाँ आदि विश्वेश्वर और वहाँ पर जो रामेश्वर का संबंध है, ये सहस्राब्दियों से है। ये परंपरा नए तरीके से सहस्राब्दियों से चल रही है और यह अभिनव प्रयोग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र के तहत। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि महाकवि, राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्यम भारती ने एक कल्पना की थी कि काशी के विद्वानों के स्वर कांची में सुनाई पड़े और कांची के जो वस्त्र है वो काशी आए, जो एकता का सूत्र हो वो बढ़े। तो वो मंत्र था और उसी मंत्र को भाव में हृदयंगम करते हुए इस पूरे आयोजन को किया जा रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अद्भुत आयोजन है और सबसे बड़ी बात यह कि तमिलनाडु से लोगों की आकांक्षा काशी आने की हमेशा होती है। पारंपरिक रूप से हजारों साल से लोग आते हैं, रामेश्वरम से आते हैं, वहां से विशेष बालू लेके आते हैं, रामेश्वरम में पूजा पाठ करने के बाद जो उनकी यात्रा शुरू होती है, त्रिवेणी में पहुंचते हैं, गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे। संदीप, आप दिखाएं इस भव्य धाम का भी जिस तरीके से निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी उनके कर कमलों में हुआ। और ये वही स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को ये समर्पित किया था, मानवता को समर्पित किया था, ये अद्भुत उपहार दिया था। और यहीं पर उन्होंने ये भी कहा था कि काशी और कांची का जो मिलन है वो भी हमारी मूल भावना के तहत है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये कहा था कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जो सांस्कृतिक संबंध है उसको और प्रगाढ़ किया जाना चाहिए। और जो ये सांस्कृतिक वैभव के पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का जो ये काल चल रहा है उसमें ये नया आयाम जोड़ेगा। सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा था, माफ करिएगा, महाकवि राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्यम भारती ने कहा कि काशी नगर पुलवर पेसुम उरईदान
कांचील, केट, पदरकोर, करबू, सेवुम। उन्होंने यही कहा कि काशी नगर के विद्वानों का, कवियों का स्वर जो है वो वहां भी पहुंचे जहां पर कांची पहुंचे, और कांची का जो व्यवसाय और वस्त्र है वो भी यहाँ आए और हमको एकता के सूत्र में बांधे। महाकवि, राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने जो कहा, उन्होंने जय भारत की, माँ भारती का जो जय घोष किया, उसी भावना को आत्मसात करते हुए, उसी भावना को एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए यह अद्भुत आयोजन किया जा रहा है। यह अद्भुत संगम है हमारी संस्कृतियों के मिलन का, यह अद्भुत समागम है और अद्भुत काशी तमिल संगमम है। रमा, बिल्कुल। आपसे अश्विनी ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि सदियों पुराने संबंध हैं, तो इतिहास में हम जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये संबंध थे, किस तरह से ये आगे बढ़े और बीच में जो गैप आया उसकी क्या वजह रही, और अब जो ये उसको पाटने की कवायद है ये किस तरह से एक नए, जिसे कहते हैं, परिपाटी का निर्माण कर रही है। रमा, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत और तमिल है। ऋग्वेद की ऋचाओं में महर्षि अगस्त्य के मंत्र हैं, जो मंत्र दृष्टा थे, मंत्र सृष्टा थे। कहा जाता है भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि को, जो कि सप्तर्षियों में समादृत ऋषि हैं, उनको ये निर्देश दिया कि, और वो भी निर्देश उन्होंने तमिल में दिया कि आप जाएं, वहाँ के व्याकरण को, वहाँ के व्यवहार को, वहाँ के सदाचार को सुसज्जित करें। महर्षि अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत पहुंचते हैं और उस समय विंध्याचल का जो अभिमान होता है कि मेरु पर्वत की जगह सूर्य मेरी परिक्रमा करे और सूर्य को भी रोक देने का जो अभिमान था, वो भी कथा इसी से जुड़ी हुई है। और अगस्त्य जी ने कहा कि जब तक मैं दक्षिण भारत से वापस नहीं लौटूंगा, तुम्हारा बढ़ना, वो सिर झुका के जब झुका विंध्याचल पर्वत, तो आज उसी रूप में है। सृष्टि के लिए अनमोल देन है, नहीं तो क्या स्थिति होती मानवता की। खैर, उसके अलावा महर्षि अगस्त्य ने समूचे तमिल व्याकरण की रचना की और उन्हीं परंपरा में आगे आते हुए एक विशेष ग्रंथ की रचना हुई, तोलकाप्पियम का। तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है वो संगमकालीन ग्रंथ है और उसमें तमिल व्याकरण का समावेश किया गया। तमिल भाषा को सुसज्जित और सुसंस्कृत करने के लिए उस व्याकरण का निर्माण किया गया। ये स्थिति अगर रही तो ये आदिकाल से है। त्रेता युग की अगर बात करें तो स्पष्ट रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये कहा जाता है कि माता सीता से हनुमान जी ने तमिल भाषा में बात की, क्योंकि वहाँ जो मायावी अन्य जो लोग थे वो संस्कृत भाषा में बात किया करते थे, तो माँ को ये भी न कहीं भ्रम हो कि ये उनमें से एक मायावी हैं। तो जब तमिल भाषा में उन्होंने बात किया, इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रामायण की रचना कम रामायण में तमिल में की गई। महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत में जब महाभारत होता है तो दक्षिण के शासक के रूप में के कोटरपाद एक कोई स्थान उस समय उस काल में रहा होगा, वो जिक्र किया गया है महाभारत के अनुशासन पर्व में और कई जगहों पे कि दक्षिण के भी योद्धा महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए शामिल हुए। ये तो स्थिति हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक रही। जब से भारत भारतीयता है, चाहे वो हमारे स्पष्ट कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर जो पूरा भूभाग है वो भारत है और हर कोई भारतीय है। तो ये भारत भारतीयता का उत्सव है, ये एकता के सूत्र को और प्रगाढ़ करने का उत्सव है। बिल्कुल अश्विनी, आपसे आगे भी जुड़े रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम में हम जानकारी देना चाहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा भी जुड़ चुके हैं, कुलपति हैं कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के। बलदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र बता रहे थे और बता रहे थे कि ये जो अभिनव कदम है ये भारत और भारतीयता का एक अनूठा संगम है, एकता के सूत्र में पिरोने का। आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्राचीन संबंधों को देखते हुए और नई ज़रूरतों को देखते हुए कितना आवश्यक और कितना अभिनव प्रयोग? देखिए, अपने आप में ये ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से औपनिवेशिक गुलाम मानसिकता के कारण भारत को जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र में बांटने का प्रयास किया गया, उस समय देश की एकात्मता को स्थापित करने के लिए, उत्तर और दक्षिण का भेद मिटाने के लिए ये एक बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की है कि काशी तमिल संगमम, दोनों क्षेत्र दक्षिण और उत्तर, ये किसी एक के बिना भारत अधूरा है। भारत को परिपूर्ण करने के लिए पूरी संकल्पना प्रस्तुत की जाए कि हम अलग अलग नहीं हैं, भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, द्रविड़ संस्कृति, आर्य संस्कृति, ये शब्द प्रयोग वास्तव में अंग्रेजों ने दिए।
और बड़ी चालाकी से हमारे बुद्धिजीवियों के मन में ये भाव उन्होंने जगाया कि भारत को तोड़ने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। दूसरे अनेक शब्द उन्होंने दिए और आज इस भेदभाव को मिटाने की आवश्यकता है। भारत एक शक्ति के रूप में खड़ा हो। अश्विनी जी ने बहुत अच्छा विवरण अभी दिया। उत्तरम, हिमालय के उत्तर में, जिसके उत्तर में हिमालय है और जिसके दक्षिण में सागर है, ऐसा ये एक राष्ट्र भारतवर्ष प्राचीन काल से है। हमारे ऋषियों ने ऋग्वेद में राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत की, वयम राष्ट्रीय जागर्याम पुरोहिता। तो ये संपूर्ण राष्ट्र एक जन की भावना, ये इस कार्यक्रम से मजबूत होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना इस कार्यक्रम से मजबूत होगी और इस प्रकार का ये अद्भुत आयोजन है और जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई कि भारत को जिस प्रकार आद्य शंकराचार्य ने एक रखने के लिए, आद्य शंकराचार्य तो केरल के थे लेकिन पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया और फिर भारतवर्ष को एक बनाए रखने के लिए 4 पीठों की उन्होंने चारों दिशाओं में स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्पीठ, दक्षिण में कांची कामकोटि पीठ, श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ और गोवर्धन पीठ पुरी में। तो आज भी ये परंपरा है कि काशी का जल ले जाकर और दक्षिण में रामेश्वरम पे चढ़ाए जाने से मेरा जीवन सफल होगा, ये असंख्य लोगों की कामना रहती है। और काशी का जल लेकर दक्षिण में रामेश्वरम की स्थापना। भारत में कितनी एकात्मता है। आज मतांतर को लेकर कितना भेद उत्पन्न किया जाता है, लेकिन भगवान श्री राम ने और दक्षिण में रामेश्वरम में महादेव की स्थापना की और रामचरितमानस में आया है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोहि नर मोए सपनेहु नहीं भावा। राम और शिव कितने एकात्म हैं। ये भारत की अनादिकाल से जो संस्कृति है उसकी एकात्मता का परिचय है कि हम कहीं देवी देवताओं के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, जाति पंथ के नाम पर अलग नहीं है। भारत एक राष्ट्र एक जन की संकल्पना को लेकर प्राचीन काल से, हमारी ऋषि परंपरा से एक है। और अश्विनी जी ने अद्भुत प्रसंग बताया कि अगस्त्य ऋषि किस प्रकार, लोगों को ये पता ही नहीं है। भारत को जानने के लिए वास्तव में ये जो आयोजन हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को जाने बिना हम भारत की तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकते। आज भारत के बारे में अनेक प्रकार की भ्रमित बातें प्रस्तुत की जाती हैं और ये वास्तव में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत जिस प्रकार भारत में विभेद पैदा करने के लिए ये बौद्धिक संकल्पनाएं प्रस्तुत की, उनके कारण आज भी भारतवर्ष में जाति मत पंथ क्षेत्र भाषा को लेकर एक संघर्ष की स्थिति कई बार दिखती है। इस सबको मिटाने के लिए बहुत आवश्यक है। आप देखिए तमिलनाडु में तिरुकुरल ऐसा अद्भुत ग्रंथ संत तिरुवल्लुवर ने लिखा कि दक्षिण की गीता उसको कहा जाता है और आप उसको पढ़ेंगे तो श्री भगवद गीता का जो तत्व ज्ञान है वो वहां पूरा दिखता है। तो भारत कहीं से भी दक्षिण और उत्तर के रूप में बटा हुआ नहीं है, ये एक राष्ट्र है। एक जन की भावना से हम इसकी एकात्मता को, अखंडता को मजबूत करें। वास्तव में ये आयोजन इसके लिए है। बिल्कुल एक बड़ा संदेश है। अगर हम देश की एकता की बात करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ केदार घाट से आशुतोष शुक्ला जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि बड़े आयाम है इसके और उन सभी आयामों को देखते हुए ये अपने आप में अनूठा अनोखा हो जाता है, अभूतपूर्व हो जाता है। उसी को जानने के लिए जिस तरह से ये विभिन्न संस्कृतियों को जानने का, समझने का, किस तरह से आपस में वो जुड़े हैं और वो किसी तरह विभेद नहीं बल्कि एकता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको जानने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से 1 महीने के करीब ये पूरा संगमम चलेगा, उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, किस तरह से वहां पर जो लोग आए हैं उन्हें परिचित कराया जा रहा है।
देखिए रमा, अगर काशी में इस आयोजन के पीछे के मंतव्य को हम समझने की कोशिश करें तो साफ है काशी ज्ञान की नगरी थी। यहाँ पर ज्ञान का जो है विनिमय होता था। आदि शंकराचार्य यहाँ पर आते हैं, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से होते हुए गुजरते हैं, लेकिन ज्ञान जो है जो इन्हें यहाँ प्राप्त होता है उसी ज्ञान के आधार पर वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से सनातन धर्म को किस तरह से स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए पूरे राष्ट्र को किस तरह से एकीकृत किया जा सकता है, चारों दिशाओं में किस तरह से पीठों की स्थापना की जाती है, किस तरह से केदारनाथ भगवान उत्तराखंड में जो है वहाँ पर और बद्रीनाथ में किस तरह से साउथ इंडिया का ही पुजारी होगा, पंडित होगा, ये समस्त प्रक्रिया जो थी वो राष्ट्र के एकीकरण की ही प्रक्रिया थी। ज्ञान और विज्ञान का यह विचारों का जो आदान प्रदान था कहीं न कहीं उसमें रुकावट दिखाई देती थी। और इस रुके हुए पल में जब हम ये नहीं जानेंगे कि आदि शंकराचार्य या रामानुजाचार्य ने किस तरह से अद्वैतवाद और द्वैतवाद को लेकर के यहाँ पर बहस की, शंकर के विभिन्न रूपों के किस तरह से वर्णन किए गए, तो वो ज्ञान का क्षेत्र हमारा अधूरा रह जाता है। हम नई पीढ़ी के सामने टेक्नोलॉजी और तकनीक से बहुत समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा जो पौराणिक इतिहास है वह किस तरह से हमारी नई आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर होगा, इसको लेकर के चिंता जो है कहीं न कहीं सरकार के मन में थी। और इस चिंता को दूर करने के लिए भाव तभी एकीकरण का जागृत होता है जब हमारे संबंध जो है दूर देश में बैठे हुए, दूर स्थान पर बैठे हुए कहीं से निकलते हैं। और यह अगर अति प्राचीन है तो निश्चित रूप से मोह भी अधिक होगा और हमारे राष्ट्र की सीमाओं के चारों तरफ किस तरह से एकीकरण का संपूर्ण भारत के, अक्सर यह कह दिया जाता है, चाहे अंग्रेजी में कहा जाए चाहे अन्य लोग कहें जो भारतीयता और भारत राष्ट्र की तमाम सांस्कृतिक विरासत को जो है नहीं पसंद करते हैं, वो कह देते हैं कि ये तो बहुलतावादी देश है, यहाँ पर जो है यह भाषा बोली जाती है, वहाँ वह भाषा बोली जाती है, लेकिन वो उस भावना की बात नहीं करते हैं जो गंगा हिमालय से निकल करके सीधे पश्चिम बंगाल तक निकलती है और हिमालय से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक पूजित होती है, वह राष्ट्रीय के एकीकरण का प्रतीक होती है। जो मेरू पर्वत जिसका अश्विनी जिक्र कर रहे थे, जिसका सुब्रमण्यम भारती का, सुब्रमण्यम भारती ने यहीं पर, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर उन्होंने अध्ययन किया था और उनकी कल्पना थी कि अगर काशी में जो है वीणा बजे तो वह कांची में सुनाई देनी चाहिए उसकी धुन। ये हमारी आध्यात्मिक, हमारी पौराणिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी धार्मिक, अगर सब रूपों से कहें तो हमारी यह कल्पना थी। वह कल्पना अगर कहीं छीण हो रही थी तो उस क्षीण कल्पना को मजबूत करने के लिए आज का यह आयोजन, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे, निश्चित रूप से आप मान चलिए कि जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, जो हमारे सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र में विचार विनिमय का अभाव सा आता रहा है, वह अगले 1 महीने निश्चित रूप से इस काशी में प्रवाहित होता रहेगा। इसके लिए आपने इंतजामों की बात की, आज प्रधानमंत्री हैं, विधिवत इसका उद्घाटन होगा, लेकिन जब विचार विनिमय के क्रम शुरू होंगे तो तमिल साहित्य से भरा हुआ जो है स्टॉल यहाँ पर मिलेगा, तमिल व्यंजनों की जो है एक श्रृंखला मिलेगी, तमिल हस्तकला के तमाम स्टाइल मिलेंगे। निश्चित रूप से उत्तरवासी यह देखेंगे कि किस तरह से तमिल एक समृद्ध संस्कृति, समृद्ध साहित्य और समृद्ध हस्तकला के साथ यहाँ उपस्थित है। उत्तर के भी यहाँ पर तमाम सारे स्टॉल होंगे। दोनों का जो आदान प्रदान सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, विचारों का विनिमय, ज्ञान का विनिमय, नवाचार के विनिमय, तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो ज्ञान विज्ञान को हो चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, तो निश्चित रूप से एक नई दिशा और नया 1 महीना होगा इस आयोजन का। तो एक नई ऊर्जा को लेकर के समापन होगा इसका, जब उत्तर और दक्षिण में कोई भेद करने की, उंगली दिखाने का साहस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस 1 महीने में यह तय कर दिया जाएगा कि भारत एक है, हमारी परंपराएं एक हैं, हमारी संस्कृति एक है। थोड़ा बहुत अगर हम जो है इसमें विचलन है तो उसको हमने मजबूत कर लिया है। रमा, बिल्कुल, कहा जाता है अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता, और इसी विशेषता को और ज़्यादा यहाँ पर किस तरह से समझा जाए, किस तरह से इसे और मजबूत किया जाए, किस तरह से और इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसको देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, जब भावों की बात आती है, जब मन की बात आती है, जब प्राचीन संस्कृति की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है, उसको देखते हुए इसको काफ़ी अहम बताया जा रहा है। और दोनों ही केंद्र अगर हम बताएं देश के, ये दोनों ही क्षेत्र आध्यात्मिकता के, पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के, जिसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण केंद्र है, और इनका आपसी संबंध लगातार हम बता रहे हैं कि रहा है। काशी में भी एक छोटा सा तमिलनाडु बसता है, ये कम लोगों को पता होगा। किस तरह से वहाँ पर उत्साह है, किस तरह से जो वहाँ पर दशकों पहले जो लोग आए थे उनमें कितनी प्रसन्नता है, और किस तरह से अब इसे एक नए रूप में, जिसे कह सकते हैं कि नई परिणति इसकी की जा रही है। जी, काशी में
लघु तमिलनाडु है, काशी में लघु भारत है, काशी अपने आप में आदि नगरी है। जहां आशुतोष जी हैं वहीं पर केदार घाट, और केदार घाट के आगे हनुमान घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये पूरा सोनारपुरा का जो क्षेत्र है ये लघु तमिलनाडु कहा ही जाता है। 300-300, 400-400 वर्षों से लोग आकर कई पीढ़ियों के 8-10 पीढ़ियों की उनकी पूरी अपनी जानकारी है, वो बताते हैं कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। काशी मोक्ष की नगरी है, काशी ज्ञान की नगरी, आध्यात्म की नगरी है। और उसके अलावा काशी आने के लिए पैदल यात्रा करके लोग आते थे। सदियों पहले बैलगाड़ी से लोग करके यात्रा आते थे। पांड्य राजा जब अजराज यहाँ से शिवलिंग को लेकर जा रहे थे, चेन्नई मद्रास जब जा रहे थे, तो उस समय जहाँ पर बैलगाड़ी या फिर गाय जिससे वो ले जा रहे थे, जहाँ पर वो शिवलिंग जो गाय माता लेके जा रही थी, रुक जाने के बाद जब वो नहीं उठी तो उनको लगा कि यही स्थान है संभवतः शिवलिंग के स्थापित करने का। उसको तेन काशी कहा जाता है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये आदि विश्वेश्वर का स्थान है। तो वास्तव में ये आदि विश्वेश्वर और तेन काशी के मिलन का दिन है। ये माता विशालाक्षी, यहीं पर ललिता घाट पर माता विशालाक्षी का मंदिर है। माता विशालाक्षी और मीनाक्षी के मिलन का दिन है। आज जो है गणेश और मुरुगन या कार्तिकेय के मिलन का दिन है। हम यहाँ उत्तर भारत में गणेश की पूजा करते हैं, सहोदर उनके, भ्राता उनके कार्तिकेय, उनकी पूजा समूचे दक्षिण भारत में मुरुगन के रूप में की जाती है। एक बुद्ध के देवता है, एक युद्ध के देवता है। ऐसी अद्भुत स्थिति, गंगा और कावेरी का समझिए आज मिलन हो रहा है। सांस्कृतिक समागम है, संगम है, संगमम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि एक सोच के तहत जो विभाजन करने की कोशिश की गई, जो विभेद खड़े करने की कोशिश की गई, जो दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई, जो भाषाई भावुकता पैदा करके उसके राजनीतिक हित साधने की कोशिश शताब्दियों से की गई, उस पर परिणति लग रही है। वो आज गलित हो रही है, आज वो दीवार ढह रही है, क्योंकि ये एक स्थिति ऐसी है कि जो हम में विभेद ही नहीं है, हमारे सांस्कृतिक सूत्र पूरे भारत में फैले हुए हैं। उन्हीं सूत्रों को एक करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं एक बार और लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूं, इस मैं पूरे परिसर को दिखाऊंगा कि कितना अद्भुत ये काशी विश्वनाथ धाम बना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका विश्वार्पण किया था। सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो तमिलनाडु से आते हैं। जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने कहा कि काशी यात्रा के दौरान यहाँ पर वहाँ के बालू से निर्मित शिवलिंग का पूजन किया जाता है। काशी विश्वनाथ धाम अपने दिव्य नव्य भव्य रूप में है। सबकी आकांक्षा काशी आने की होती है। और तमिलनाडु के वासियों की जो सबसे बड़ी बात है, वो काशी में यात्रा पर्यंत नंगे पैर रहते हैं। काशी में वो अपने जूता चप्पल वो नहीं पहनते हैं। इतना बड़ा विशाल उनके ऊपर मन में अगाध श्रद्धा है। तो निश्चित तौर से हमारी जो सांस्कृतिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक संबंध सहस्राब्दियों से है, उसी को और ज्यादा मजबूत करने का ये उपक्रम है। और अद्भुत विलक्षण आयोजन है। ये पूरा के पूरा जो समुदाय है, 2500 से ज्यादा लोग आएंगे अलग अलग समूहों में। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, गंगा घाट पर स्नान करेंगे,